दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त गिरावट हो रही है। जबकि दूसरी तरफ रिजल्ट उतना खराब नहीं था। आप देख सकते हो कि रिजल्ट काफ़ी बेहतर था, उसको हमने डिस्कस भी किया है। तो ये गिरावट क्यों हो रही है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है बाजार में भयंकर गिरावट। आज मिड कैप के स्टॉक बहुत बुरी तरह से धराशायी हुए। लगभग सभी जगह पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। ऐसे में जहाँ पे स्टॉक जो लगातार बहुत दौड़े थे, वहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और इसी का वजह हो रही है। लेकिन क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है आईआरएफसी। क्या इस लेवल पे एक खरीदारी का मौका बनता है? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं आईआरएफसी के लिए। तो क्या है आगे का फ्यूचर आईआरएफसी का, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, इस समय 11 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 71,270 के स्तर पर, जहाँ पे 324 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.45% डाउन है बीएसई सेंसेक्स, लगभग आधा परसेंट की गिरावट है। लेकिन बीएसई मिड कैप में गिरावट बहुत बड़ी है, भयंकर गिरावट है। 38,875 के स्तर पे 697 पॉइंट की बड़ी गिरावट है। 1.76% गिर चुका है बीएसई मिड कैप, और इसी वजह से आज देखें तो सभी शेयर धराशायी होते हुए दिखाई देंगे। साथ में बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी बड़ी गिरावट है। 10,009 के स्तर पे 127 पॉइंट की गिरावट, यानी 1.25% बीएसई फाइनेंशियल सर्विस भी गिरा है। तो ये वजह है आईआरएफसी के गिरने की। तो रिजल्ट की वजह से नहीं, बल्कि बाजार में जो सेंटीमेंट बिगड़े उसकी वजह से स्टॉक ज़्यादा गिर रहा है। अब आप देख सकते हो कुछ लोगों ने भ्रमित भी किया लोगों को कि रिजल्ट खराब है, रिजल्ट खराब है, इस तरह से लोगों को डराया गया, जबकि रिजल्ट बहुत ही बेहतर था। अब यहाँ पे देखें कि स्टॉक की शुरुआत तो निगेटिव ही हुई है। 150 के आसपास कल की क्लोजिंग, यानी फ्राइडे की 153 के आसपास क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 151 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 137 का है। एक तरफा गिरावट हुई और इस समय भी स्टॉक 138 के आसपास है, जहाँ पे 9.82% की गिरावट है, यानी लगभग 10% के आसपास की गिरावट है। और सर्किट लिमिट 20% की, तो हो सकता है कि गिरावट और भी अगर पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है रिटेल इन्वेस्टर की, क्योंकि वो जब भी गिरावट होती है बहुत पहले ही नुकसान लेके भी निकलने की कोशिश करते हैं, और यही प्रॉब्लम हो जाती है बाजार के लिए। और इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर कभी पैसे नहीं कमाते, जबकि गिरावट में खरीदारी का मौका बनता है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 5 फरवरी को स्टॉक 160 के आसपास था, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा था। 6 फरवरी की बात करें 160 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 0.2% की तेजी बनी। 7 फरवरी की बात करें तो 162 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 1% की तेजी बनी। 8 फरवरी को स्टॉक 161 के आसपास था, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। और 9 फरवरी को स्टॉक 153 के आसपास, जहाँ पे 5.1% की गिरावट हुई। और आज काफ़ी बड़ी गिरावट है, काफ़ी बड़ी चपेट में गिरावट क्या है। 137 इंट्राडे का लो, लेकिन 151 हाई है। अब 52 वीक का लो देखे तो 25 है, हाई 192 का है। अब ऊपर के लेवल से देखें तो लगभग 40 रुपये 50 रुपये का इसमें भारी बड़ा गिरावट का जंप बना है, यानी काफ़ी बड़ा इसमें करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ पे ऑल टाइम लो रेंज देखें तो 19 की है और हाई 192 की, यानी 200 के आसपास से स्टॉक फिर से आप देखें 140 के आसपास आ गया है। तो कुल मिला के काफ़ी बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। अब वॉल्यूम भी लगभग एक जैसा ही है। पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते कि फ्राइडे को 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज सुबह सुबह ही 7 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। वॉल्यूम बढ़ने की संभावना अभी बनी हुई है। अब रिजल्ट की ही बात करें तो रिजल्ट इस बार कोई इतना खराब नहीं है, बल्कि काफ़ी बेहतर ही कह सकते हैं। दिसंबर 2022 में जहाँ पे रिवेन्यू 6,222 करोड़ के आसपास था, इस बार दिसंबर 2023 में रिवेन्यू बढ़ के 6,745 करोड़ के आसपास पहुँच गया। ये बात अलग है कि सितंबर के मुकाबले थोड़ा सा स्लाइटली कम हुआ है। सितंबर में 6,767 करोड़ के आसपास था रिवेन्यू। तो ओवरऑल देखें तो रिवेन्यू बढ़ा ही है। अब प्रॉफिट में जरूर कमी आई है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 1,633 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, इस बार 1,604 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। प्रॉफिट कुछ कम हुआ है, लेकिन सितंबर के मुकाबले प्रॉफिट बढ़ा है। 1,555 करोड़ का प्रॉफिट था Q2 में। तो प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है, ईयर ऑन बेसिस पे गिरा है। और रिवेन्यू में उल्टा है। रिवेन्यू में देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट रिवेन्यू बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरा। लेकिन ओवरऑल देखें तो इतना ख़राब रिजल्ट नहीं, काफ़ी बेहतर है और उम्मीद के हिसाब से ही है। और ऐसे में इसमें गिरावट की कोई संभावना नहीं बनती। अब जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इस समय लॉन्ग टर्म के लिए रेलवे के शेयरों में निवेश की सलाह दे रहे। ये जो मौका है
ये अगर आप खरीदारी कर लेते रेलवे के शेयर, कम से कम 3-5 साल इन स्टॉक को देंगे, तो आपका जो रिटर्न है वो कई गुना बढ़ सकता है, क्योंकि एक के बाद एक बहुत सारी सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हो रही है। रेलवे का कैपेक्स इस बार भी बढ़ाया गया है। आप देख सकते हो एंट्रीम बजट में 2.55 लाख करोड़ का बजट रखा गया, जबकि पिछली बार 2.40 लाख करोड़ का ही बजट था। तो करीब 5% के आसपास की इसमें वृद्धि की गई है, और इस बार आने वाला जो नई सरकार बनेगी तब जो बजट आएगा उसमें और बड़ी अलाइनमेंट हो सकती है। तो ऐसे में रेलवे के शेयरों में डरने की बात नहीं, बल्कि खरीदारी का मौका है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, ओडिशा के अंदर वैगन वर्कशॉप बनने जा रही है। तो रेलवे बोर्ड की तरफ से इसको मंजूरी दे दी गई है। तो रेलवे बोर्ड ने करीब 24,477 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पे जो रकम है वो भी सैंक्शन कर दी है, और ये वैगन वर्कशॉप ओडिशा में बनेगा। तो ये वर्कशॉप मानेसर एरिया जो है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में, वहाँ पे बनने जा रहा है, और इसके अंदर मेंटेनेंस रिपेयरिंग होगी, रेलवे वैगन्स की सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो रेलवे के अंदर मॉडर्नाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है वो तेज़ी से आगे बढ़े, इसके लिए ये वैगन का एक नया वर्कशॉप खोला जा रहा है, और इससे आने वाले समय रेलवे की सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाए, वैगन्स तेज़ी से बना पाए और रेलवे अपने गोल को अचीव कर पाए, इसके लिए एक बड़ा पहल किया जा रहा है। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, पीएम मोदी की तरफ से 6 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी दे दी गई है, और ये प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। करीब इसके लिए 12,343 करोड़ रुपए की रकम सैंक्शन की गई है। ये प्रोजेक्ट है जो राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आसाम, नागालैंड में प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। करीब 1020 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक होंगे, और इसके माध्यम से 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिल पाएगा। अब ये जो प्रोजेक्ट की बात है तो 178.28 किलोमीटर का अजमेर चंदेरिया का प्रोजेक्ट है, और इसके अलावा 131.27 किलोमीटर जयपुर सवाई माधोपुर राजस्थान का प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा 271.97 किलोमीटर का लूनी समदड़ी और ये भी भिलंडी गुजरात और राजस्थान के बीच में होगा प्रोजेक्ट। इसके अलावा देखें तो ये 7,062 किलोमीटर का अगतोरी कामाख्या और न्यू रेलवे प्रोजेक्ट होगा। आसाम के अंदर 140 किलोमीटर का देखें तो ये लुम्बिंग फ्रैंकिंग आसाम के अंदर होगा। 88.81 किलोमीटर का देख सकते हो कि ये एक प्रोजेक्ट जो आ रहा है तेलंगाना आंध्र प्रदेश में होगा। इस तरह से काफ़ी प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होने वाले। तो लगातार सरकार रेलवे मिनिस्टर के साथ में मिलके पीएम गति शक्ति योजना के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट ला रही है, बहुत सारे नए रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, और जिस तरह से रेलवे गुड सर्विस के लिए भी बहुत सारी योजनाएं तलाश रही है, और जहाँ पे लोगों का रस ज़्यादा है वहाँ पर भी नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। ये सारी बातें साबित कर रही है कि बहुत सारा निवेश होने वाला है। एक बड़ी अपडेट महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। पूना और नासिक को जोड़ने के लिए नया रेलवे ट्रैक बिछाने की ये सेमी हाई स्पीड ट्रैक होगा, और इसके लिए योजना को मंजूरी मिली है। तो सबसे बड़ी बात है कि पूना और नासिक महाराष्ट्र के बड़े 2 शहर हैं, लेकिन अभी तक ये जुड़े हुए नहीं है। अब ऐसे में उनको जोड़ना जरूरी है। तो पुणे नासिक के लिए अब ये रेलवे ट्रैक जोड़ने के लिए आप देखें तो ये मंजूरी मिली है। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपीज़ की रकम सैंक्शन की गई है, और इसमें जो मार्ग है उसमें बदलाव किया गया। नासिक पुणे रेलवे मार्ग जो करीब 235 किलोमीटर का मार्ग है, और अब इसका जो रूट है उसको बदला गया है। अब ये इसमें 33 किलोमीटर का ट्रैक और बढ़ाया जाएगा, यानी ये 235 की जगह पे 33 किलोमीटर और इसको रास्ते को बढ़ाया जाएगा, और इसको अब शिरडी से जोड़ा जाएगा। पहले शिरडी से जोड़ने की इसमें संभावना नहीं रखी गई थी, जबकि आप देखें तो शिरडी मुख्य है नासिक के अंदर। तो अभी रेलवे ट्रैक के अंदर 33 किलोमीटर बढ़ा के शिरडी को भी साथ में जोड़ा जाएगा। और अब देखें तो इसमें ये जो आप देखें तो मार्ग 12 से लेकर 16 कोच की रेलवे इसके ऊपर चलेगी, सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो पहले जो रास्ता डिसाइड किया गया था उसमें 20 स्टेशन थे, और उसमें देखें तो बहुत सारे आप देखो फ्लाईओवर बनने थे, करीब 19 फ्लाईओवर बनने थे, और 18 जो थे वो अंडरग्राउंड थे, और इसकी वजह से जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला था। तो अब ये जो नया नासिक शिरडी पुणे का जो नया ट्रैक तैयार करने की जो योजना बनाएगी, ये रास्ते में आप देखें तो उतने ज़्यादा आप देखो फ्लाईओवर और उतने अंडरग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे रेलवे का खर्च भी कम होगा। लेकिन ये है कि जिससे 33 किलोमीटर का जो है अंतर और बढ़ जाएगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेलवे को खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। अब इसमें फ़ायदा ये होगा कि शिरडी भी इसके साथ में ऐड हो जाएगा, जो शिरडी में आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से इसको जल्दी इसकी पूरी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि IRFC के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, डरने की बात नहीं है। इस गिरावट का फ़ायदा उठा के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी यही कह रहा है, 77% बाई की कॉल है, 15% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 85% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 145 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट ऑलरेडी टूटा है। सेकंड सपोर्ट 136 के आसपास है, स्टॉक उसके आसपास आया है। तीसरा सपोर्ट अब 124 के आसपास है। पॉजिटिव माहौल बना तो फिर से 166 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है,
इसको पार कर लिया तो 178 तक स्टॉक जाएगा। तेजी आगे जा रही है तो 187 तक जा सकता है, जो पुरानी है उसके आसपास जा सकता है। तो गिरावट में मौका आपके पास अच्छा आया है, खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो एंट्री करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस रिजल्ट के बाद निवेश किया जा सकता है आने वाले समय। मुझे लग रहा है यह स्टॉक आपको आने वाले कम से कम 2 साल में अगर आप इसको होल्ड कर ले तो 500 का टारगेट दिखाने की ताकत रखता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।